वो जल्द ही उन्हें लेने आ रहा है। इसके बाद फोन कटता है और उसका ड्राइवर अपनी कार को पार्किंग से निकालकर बाहर लेके जाता है, लेकिन बाहर जाते ही उसे अपने फैसले पर रिग्रेट होता है क्योंकि उसकी कार के टायर गर्मी से फट जाते हैं। वो गांव को फोन लगा के ये बताता है और बोलता है कि उसे अपनी जान ज्यादा प्यारी है और वो वापस अपने अपार्टमेंट में जा रहा है। इतना बोलकर वो फोन काट ही रहा था कि उसके शूज की 2 इंच की सोल भी गर्मी से गल जाती है और वो वहीं गिर जाता है। फोन की दूसरी साइड से सभी को कुछ गिरने की आवाज आती है, लेकिन ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा रोड से ग्लू की तरह चिपक जाता है। इतने में हमें सूचिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ वो अपने रूम में एसी को 25 पर सेट करके सो रहा था और उसे बाहर की कोई चीज से कोई मतलब भी नहीं था। लास्ट लाइफ में उसने ये सब देखा हुआ था और इस लाइफ में उसकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उन सभी लोगों को लगता है कि कम से कम जब तक पावर कट नहीं होता वो लोग सेफ हैं, लेकिन कहते हैं ना, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। जल्द ही सारे पावर हाउसेस भी ओवरहीट होके फट जाते हैं और पूरे शहर में लाइट कट जाती है। दिहाई लॉबी में बैठकर सोच रहा होता है कि अगर उसे जल्द ही पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। इतने में जियाओ को याद आता है कि सूचिन के रूम में एक स्विमिंग पूल है। सब लोग इतना सुनते ही रूम की तरफ भागते हैं। यहाँ हम सूचिन को देखते हैं जो अपने स्विमिंग पूल में आराम से स्विम कर रहा था और पावर के बैकअप में उसके आसपास अपना खुद का जनरेटर भी था, जिससे वो आराम से अपने एसी रूम में बैठकर चिल बियर पी रहा था। उसके पास 2 बड़े आइस क्यूब भी थे जो कि इस वर्ल्ड में अब एक सपने की तरह है। वो अपने लंच की शुरुआत करता है, लेकिन तभी कोई उसके डोर को जोर से पीटता है। वो समझ जाता है कि कोई सही इरादे लेकर यहाँ तो नहीं आया है, लेकिन वो गेट को ओपन करता है। ओपन करते ही सभी लोग बाहर खड़े होते हैं। उन्हें स्वर्ग का एहसास होता है। सबसे आगे दिहाई होता है जो देखता है कि उसके पास आइस क्यूब्स भी हैं। वो जबरदस्ती रूम में एंटर करता है और बोलता है कि सूचिन ने जो उससे 6 लाख लोन लिए हैं उसके इंटरेस्ट के तौर पर वो ये रूम ले रहा है और सभी लोग जबरदस्ती रूम में एंटर करने लगते हैं। सूचिन भी उस पर कोई रहम नहीं दिखाता और गन से उसके पेट को शॉट करता है, लेकिन बुलेट उसे छू कर निकल जाती है। सभी लोग पैनिक करते हैं, लेकिन सूचिन बोलता है कि वो सभी को इतनी जल्दी नहीं मार सकता, अभी तो क्राइसिस की शुरुआत हुई है। दिहाई उसको फिर से फायर करने से मना करता है और बोलता है कि वो गोली ना चलाए और वो वहाँ से जा रहा है, लेकिन सूचिन फिर से उसे उसके थाई पर शूट करता है और बोलता है कि अगर जाना हो तो जाए, लेकिन बिना कुछ बोले। दूसरी तरफ गांव होटल लॉबी में होता है, जहां वो वेट्रेस को बोलता है कि उसके लिए 10 दिन का खाना तैयार करे और एसी रूम भी बुक करे, लेकिन वो बताती है कि सारा खाना एक ही आदमी ने बुक कर लिया है और होटल का जो सबसे सेफ रूम है वो भी उसके पास है। होटल में फिलहाल कुछ ही दिनों का खाना अवेलेबल है। गांव उसे सारा बचा हुआ खाना लाने को बोलता है। उसकी बात से वहाँ कोई एग्री नहीं करता है कि सारा बचा हुआ खाना वो अकेले नहीं रख सकता है, उसे ये सब शेयर करना होगा और अगर वो ज्यादा ही अमीर है तो अपने घर जाए, ये पैसे वहाँ यूज करे, यहाँ नहीं। लेकिन वो किसी एक की नहीं सुनता और सबको धमकी देकर चुप करा देता है। तभी यहाँ पे दिहाई आता है जिसकी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ था और वो गांव को सब कुछ बताकर बेहोश हो जाता है। यहाँ जियाओ भी गांव को बताती है कि सूचिन के पास कुछ आइस ब्लॉक के ट्रक भी थे जिनको उसने अपने वेयर हाउस में रखा था और बोला था कि ये उसके बॉस के लिए है। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था और उसने सब कुछ अपने पास ही रखा है। ये बात सुन के कि उसके पास एसी, चिल्ड बियर और बाकी सारे चीजें हैं, इस बार कुछ नए लोग भी उसके रूम की तरफ जाते हैं। सूचिन अपने डोर पर ही था और उसके रूम से आ रही ठंडी हवा से वहाँ सबको सुकून मिलता है, लेकिन सूचिन किसी को भी वहाँ खड़े रहने तक से मना कर देता है। एक मोटा सा आदमी देखता है कि उसके पास फ्राइड चिकन भी है। ये देखकर वो चुपके से रूम में एंटर करने की सोचता है, लेकिन सूचिन उसे लात मार के साइड कर देता है। ये देखकर भीड़ एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन तभी कोई देखता है कि सूचिन ने फिर से किसी को भीड़ में रैंडमली शूट कर दिया है, जिससे सब लोग डर के वहाँ से भागने लगते हैं। वैंग बोलता है कि अगर वो उन्हें रूम में एंटर करने देगा तो वो जियाओ से उसकी शादी करा देगा, लेकिन सूचिन बिना कुछ सोचे उसे भी किक करके वहाँ से भागने कहता है। वो लोग वापस लॉबी में आते हैं। अब तक रेस्क्यू टीम आ जाती है जिनके पास फायर प्रोटेक्शन सूट्स थे। एक सीनियर ऑफिसर सभी लोगों को बिना पैनिक हुए एक एक करके सूट पहनाते हुए बाहर जाने को बोलता है, लेकिन दिहाई वहां आता है और बोलता है कि सबसे पहले वो रेस्क्यू टीम के साथ जाएगा, लेकिन एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और बताता है रेस्क्यू सबका होगा,
वो अपने नंबर का वेट करे। जियाओ अचानक से एक ऑफिसर को बोलती है कि एक खूनी ऊपर बैठा है जिसने कुछ लोगों को मार दिया है और उसका रेप करने की कोशिश भी की है। ये सुनकर एक ऑफिसर अपना सूट उतारता है, उसका नाम फेंग था। वो बोलता है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगा और बाकी सब लोग ये जगह खाली कर दे, लेकिन जियाओ वहीं रुक जाती है ताकि सूचिन के अरेस्ट होने के बाद वो वहां रह सके। फेंग धीरे धीरे कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि कोई बैटरी कैमरा की हेल्प से उसकी मूवमेंट पर नजर रख रहा है। इतने में सूचिन रूम के एक लाइट बॉम्ब लगाता है जिससे फेंग को कुछ नजर नहीं आता, और दूसरी बार एक टीयर बॉम्ब जिससे बचने के लिए वो अपने फेस को कवर करता है, लेकिन सूचिन पीछे से उसके सर पर वार करता है। फेंग की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसकी गन और लाइसेंस सूचिन के पास है जिसने उसे एक चेयर पर बांध दिया है। लेकिन फेंग को वहाँ ठंड भी लगता है जिससे वो समझ जाता है कि उसके पास अपना खुद का एक एसी भी है। उसके होश में आने के बाद सूचिन बोलता है कि क्या गवर्नमेंट सभी लोगों को रेस्क्यू सेंटर तक खुद लेके जाएगी या रास्ते में छोड़ देगी, क्योंकि उनके पास इतने इक्विपमेंट है ही नहीं कि वो सबको रेस्क्यू कर सके। फेंग बुरी तरह से चौंक जाता है कि सूचिन को ये सब बातें कैसे पता है, क्योंकि ये बात अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल तक को नहीं पता है। सूचिन को ये सब पता था क्योंकि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में ये सब पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था। सूचिन उसे यहाँ से चले जाने को बोलता है क्योंकि वो जानता था कि फेंग एक अच्छा आदमी है जिसने उसकी प्रीवियस लाइफ में हेल्प की थी। फेंग सूचिन को बोलता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा है कि फेंग बाहर जाके सबको बता देगा। सूचिन उसे ऊपर की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है कि उसके पास एक सीलिंग मशीन गन थी जो उसने मिडिल ईस्ट से ऑर्डर की थी। वो फेंग को उसकी मशीन गन के अलावा सब कुछ दे देता है और फेंग भी चुपचाप जाके रेस्क्यू में बैठ जाता है और रेस्क्यू मिशन को कंटिन्यू रखता है। नीचे हम देखते हैं कि गर्मी के मारे अब दिहाई गांव पर भी चिल्लाने लगता है कि उसके इतने पैसे और पावर का कोई फायदा नहीं है अगर वो उनको रेस्क्यू में भी हेल्प ना कर सके। गांव दिहाई से दूर चला जाता है और अपने असिस्टेंट से बात करता है कि वो यहाँ सेफ्टी से कैसे निकल सकते हैं। तभी सूचिन उन्हें साइड में बुलाकर क्यूब्स की एक पूरी बकेट दिखाते हुए बोलता है कि अगर वो दोनों उसका कहना मानेंगे तो उन्हें आइस क्यूब्स दे देगा। गांव का असिस्टेंट इससे मना करने वाला होता है कि तभी सूचिन उसके गर्दन पर गन लगा देता है। गांव उसे शांत होने को बोलकर ऑफर सुनता है। सूचिन बताता है कि अब ये सिचुएशन और खराब होने वाली है और वो चाहता है कि जियाओ, ली और वैंग रेस्क्यू ऑफिसर्स के साथ ना जाए। वो नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी मर जाएं। गाओ उसकी बात मान लेता है कि वो किसी भी हालत में उन तीनों को बाहर जाने नहीं देगा। बदले में सूचिन भी उन्हें आइस क्यूब्स दे देता है। वो दोनों आइस क्यूब से खुद को ठंडा कर रहे होते हैं और बात करते हैं कि सूचिन का भरोसा जीतते ही वो उसे मार देंगे और उसका रूम खुद ले लेंगे। तभी दिहाई उन्हें आइस क्यूब के साथ देख लेता है और उनसे आइस क्यूब्स लेके फिर से बुरा बुरा बोलने लगता है। साथ ही दुआनिया के साथ भी गलत तरह से बिहेव करता है, लेकिन अब गाओ उसकी एक नहीं चलने देता और उससे मार पीट कर साइड कर देता है। यहाँ वो आइस क्यूब्स का पानी पी रहा होता है और उसे अब सूचिन की बात याद आती है कि सिचुएशन अभी और खराब होने वाली है और गाओ भी ये फील कर पाता है। साथ ही वो जियाओ और ली को कुछ आइस क्यूब्स देता है ताकि वो उसकी बात मान सके। अगले सीन में सभी ज्यादा इक्विपमेंट ना होने की वजह से ब्लैंकेट्स लेके रेस्क्यू सेंटर की तरफ निकल जाते हैं। पैरों में रबर शूज की जगह वो वुडन शूज पहन लेते हैं, लेकिन बाहर का टेम्परेचर उनकी सोच से ज्यादा था। वो सभी लोग चलते रहते हैं, साथ ही उन्हें बॉडी में भी एक अलग तरह की हीट महसूस होती है। एक ओल्ड लेडी रास्ते में गिर जाती है, लेकिन रोड इतनी ज्यादा गर्म होती है कि वो दोबारा उठ नहीं पाती और उसकी स्किन भी रोड में चिपक जाती है। इस टाइम तक सभी लोगों के लिए किसी दूसरे के लाइफ से ज्यादा अपनी लाइफ प्यारी थी। कोई भी दूसरे पर ध्यान नहीं देता, बस अपनी डेस्टिनेशन पर जाने को तैयार थे। लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी दुश्मन हीट थी। कई लोग तो इस हीट से डिकम्पोज तक हो गए थे। यहाँ हम दो आदमियों को देखते हैं जिनकी बॉडी हीट से जल गई थी, लेकिन वो मर नहीं रहे थे। जियाओ और ली भी अब बाहर जाने लगते हैं, लेकिन गांव का असिस्टेंट उन्हें रोकते हुए बोलता है कि गांव ने उनके